हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्यम आईएएस टीम की तरफ से आपका स्वागत है। आज है तारीख 15 जुलाई 2022। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव और आज हम बात करने जा रहे हैं द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस की और हमारा प्रयास होगा कि सरल भाषा में इसको व्याख्या कर सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। पहले आर्टिकल की जब हम बात करते हैं तो पहला आर्टिकल है फ्लीइंग क्विटिंग। दोस्तों, ये आर्टिकल इर्द गिर्द घूम रहा है श्रीलंका क्राइसिस के। वहां पर जो राष्ट्रपति गोतबाया है उन्होंने रिजाइन कर दिया है और वो वहां से भागकर मालदीव और उसके बाद श्रीलंका में शरण लिए हुए हैं। आगे बताया गया है कि उन्होंने जो प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे थे उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त कर दिया था और रानिल विक्रमसिंघे जी हैं जो वर्तमान में एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका हैं, उन्होंने वहां की मिलिट्री को बहुत पावर इस समय दे दी है और मिलिट्री को उन्होंने ये निर्देश दिया कि चाहे जो भी करना पड़े पर श्रीलंका में शांति की बहाली की जा सके। इवन श्रीलंका के जो संसद है उनके बाहर मिलिट्री ने टैंक को नियुक्त कर रखा है। लोग वहां के संसद में राष्ट्रपति के जो निवास है वहां सब जगह कब्जा उन्होंने लोग वहां पे जा चुके थे, उनको सबको हटा दिया गया है, खाली करा दिया गया है। और दोस्तों, आगे अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा। जो वहां पर स्थायी अगला राष्ट्रपति आएगा उसके सामने असीमित चैलेंजेस हैं, बहुत सारी समस्याएं पहले से ही सामने हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों का व्यवस्थाओं में पुनर्विश्वास कैसे स्थापित किया जा सके, जो कि वर्तमान सरकार और उनके प्रतिनिधित्व में श्रीलंका के जो भी आम नागरिक हैं उन्होंने अपना विश्वास खो दिया है। दोस्तों, जो अगले राष्ट्रपति होंगे उनका लोकतांत्रिक मूल्यों में कितना विश्वास होगा ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा और देखना है कि श्रीलंका का भविष्य किस तरीके से तय होता है। तो पहला जो आर्टिकल है आज के द हिंदू का वो इसी को डिफाइन कर रहा है। दोस्तों, इसके बाद हम दूसरे आर्टिकल पे चलते हैं। जो आज का दूसरा आर्टिकल हिंदू में है वो 2 लीव्स 1 लीडर एंड पार्टी रिबॉर्न। दोस्तों, बेसिकली ये इर्द गिर्द घूम रहा है AIADMK के पॉलिटिक्स पे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक सार में अगर हम इसके बात करें तो इसमें बात की जा रही है कि जिस तरीके से AIADMK में जयललिता जी, करुणानिधि जी एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में उभरे थे, उस तरीके से कैसे अब वर्तमान में पलानीस्वामी जी जो कि तमिलनाडु के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, किस तरीके से वो उसी राह पे बढ़ रहे, शक्तियों का किस तरीके से उनके हाथ में केंद्रीयकरण हो रहा है। बेसिकली ये आर्टिकल इसी पर डिफाइन हो रहा है। अगले आर्टिकल की हम बात करते हैं। दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यह आर्टिकल बात करता है द ग्रेट ओमिशन इन द ड्राफ्ट डिसेबिलिटी पॉलिसी की। दोस्तों, जो ड्राफ्ट डिसेबिलिटी पॉलिसी है इस पे यह बात कर रहा है और इस आर्टिकल में इसका क्रक्स ये बताया गया है कि जब तक जो राजनीतिक समावेशन नहीं होगा तब तक पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो भी लोग होंगे उनका जो एक सशक्तिकरण की प्रयास की जा रही, सशक्तिकरण की बात कही जा रही है, वो सिर्फ एक छलावा ही दिखता है। आगे थोड़ा सा डिटेल में अगर हम जब बात करते हैं तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, इसके द्वारा भी हाल ही में एक ड्राफ्ट को रिलीज किया गया है, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी का ड्राफ्ट। और ये किसको रिप्लेस करेगा? तो ये 2006 में जो पॉलिसी आई थी उसको ये रिप्लेस करेगा। दोस्तों, नए पॉलिसी की जरूरत क्या पड़ गई? कुछ तो हमारी खुद की आवश्यकता है कि समय के साथ में सुधार करने की आवश्यकता होती है, समय के साथ में समस्याएं और उनका पुनर्निर्धारण, उनसे जूझने का, उनको संभालने का, उनसे उबरने के नए नए तरीके सामने आते हैं धीमे धीमे हिट एंड ट्रायल से, और कैसे उसको निजात पाया जा सकता है। एक तो ये वजह रहेगी। दूसरा एक और खास वजह होगी कि जो भारत है वो कई सारे अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं और जो वहां पे जो भी पॉलिसीज हैं उनका सिग्नेटरी है। कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो जो जैसे यूनाइटेड नेशन, जो संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, भारत इसका सिग्नेटरी है और इसकी वजह से एक नया डिसेबिलिटी लेजिस्लेशन, एक कानून लाना पड़ा और जो कि
जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो उनकी जो परिभाषा तय होती है, तो उसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ डिसेबिलिटी 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई। पहले 7 कंडीशन जो डिसेबिलिटी में डिफाइन होते थे, अभी उसको बढ़ाकर 21 कंडीशन को डिसेबिलिटी की परिभाषा में डाल दिया गया है। तो इससे ये जो डिसेबिलिटी की डेफिनेशन होती है ये और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हुई, और ज़्यादा व्यापक हुई, उसको और ज़्यादा मायने मिले, साथ ही साथ में लोगों के लिए और ज़्यादा हितकर साबित होगी। आगे अगर हम बात करते हैं तो जो इंचियन कमिटमेंट, बेसिकली जो इंचियन स्ट्रेटेजी फॉर एशिया एंड पैसिफिक डिकेड ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2013 से 2022, भारत इसका भी सिग्नेटरी है। और ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इन शॉर्ट UNESCAP, इस संस्था द्वारा इसको बनाया गया था। और ये आइडेंटिफाई करता है 10 गोल, 10 कैसे गोल जो कि एशिया पैसिफिक कंट्री को पाना है, जिससे कि क्या तय हो सके, समावेशन, इंक्लूजन, किसका इंक्लूजन हो सके, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, और क्या हो सके, उनका एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण हो सके। और साथ ही साथ में ये भी देखना आवश्यक होगा कि ये सारे जो भी प्रयास है ये मेल खाने चाहिए किससे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030, सतत विकास जो गोल है 2030 के, उनके परिभाषा को भी अचीव करने के प्रयास में इन सारे पॉलिसी को लागू करने होंगे। दोस्तों, ये जो भी कमिटमेंट है, जो भी भारत सिग्नेटरी रहा है, जो भारत अपने प्रयास कर रहा है, इससे धीमे धीमे क्या हो रहा है कि जो विकलांगता की तरफ जो नजरिया है उसको डील करने का सामाजिक जो नजरिया, वो भी उसमें भी काफी परिवर्तन हो रहा है। पहले ये माना जाता था कि ये सिर्फ एक वैयक्तिक समस्या है, किसी एक व्यक्ति की पर्सनल प्रॉब्लम के रूप में देखा जाता था, पर धीमे धीमे व्यक्ति, समाज, सभी में जागरूकता हुई है, संवेदनशीलता बढ़ी है, व्यक्ति को अपने अधिकारों का बोध बढ़ा है। अब धीमे धीमे ये वैयक्तिक से हटकर ये सोशल प्रॉब्लम, या सीधे अलग शब्दों में कहा जा सके तो एक मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, एक सिर्फ इसको मेडिकल मॉडल या चिकित्सक मॉडल से हटकर अब ये किस तरीके से बन रहा है, एक सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी या एक ह्यूमन, इसको ज़्यादा मानवीय पहलू से, मानवीय नजरिए से देखा जा रहा है। तो ये सब परिवर्तन हो रहा है और ये ड्राफ्ट पॉलिसी इन्हीं सब के बारे में बात की जा रही है। पर आगे आर्टिकल में कहा जा रहा है कि ये सारी अच्छी बातें सिर्फ और सिर्फ तभी प्रैक्टिकल हो पाएंगी, कब हो पाएंगी, जब जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी है उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो पॉलिटिक्स में, जो कि ग्राउंड रियलिटी, अगर वास्तविकता की हम बात करें तो जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन न के बराबर है। और इससे ये जो अधिकार हैं, हम चाहे जितने भी ड्राफ्ट लाएं, जितने भी कानून लाएं, जब तक उनका जो राजनीतिक समावेशन नहीं होगा तब तक ये सारे अधिकार, सारे ड्राफ्ट, सारे कानून खोखले साबित होते जाएंगे। तो बेसिकली ये हमारा जो आर्टिकल था ये इन्हीं बात को डिफाइन कर रहा था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं अगले आर्टिकल की, जो कि आज का लास्ट आर्टिकल भी होगा, बेसिकली इज प्रोटेक्शनिज्म कंपेटिबल विथ लिबरलाइजेशन, संरक्षणवाद और उदारीकरण की बात की जा रही है। अभी आगे हम इसमें और डिटेल में समझते हैं। बेसिकली ये एडिटोरियल तो नहीं है, ये कुछ जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं उनके बीच में डिस्कशन है, एक इंटरव्यू टाइप का एक आर्टिकल है, पर इसमें कई इंपॉर्टेंट बातें भाई निकल के सामने आ रही हैं, तो हम इस पे भी थोड़ा सा इसको संक्षेप में देखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो आपसी संवाद है एक्सपर्ट्स का, उसके हम क्रक्स को सीधे बताते हुए चलते हैं। उसमें ये बात कही गई है कि जो केंद्र सरकार है वहां पे उसमें कहा गया है कि देयर नीड टू बी सीरियस पार्टिसिपेशन बाय मार्केट फोर्स टुगेदर विथ गवर्नमेंट। मतलब सरकार सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी बना दे एक तरफा तो भी वो पूरी व्यवहारिक नहीं हो पाएगी, मार्केट मनमाना हो जाए तो भी वो फ्रूटफुल नहीं होगा। तो जरूरत क्या है? जरूरत है एक संवाद की स्थिति पैदा हो, किसके बीच में? सरकार के बीच में और जो बाजार है उसके बीच में।
सरकार को जो भी पॉलिसी बनाए उसमें जो बाजार है, जो फोर्सेस ऑफ मार्केट है, उनका सीरियस पार्टिसिपेशन हो और उसके आधार पर ही पॉलिसी अगर बनती है तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगी और वो फ्रूटफुल भी होगी। आगे इसमें जो भी डिस्कशन हुआ है उनके क्रक्स की अगर हम बात करें तो वो बात हो रही है कि जो केंद्र सरकार है, वो जो एक तरफ बात होती है कि जो भारत का जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वर्तमान में, उसके सरकार बात कर रही है कि हम उसको उदारीकरण की हम दिशा में चल रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बाजार को स्वतंत्र रखने का प्रयास हो रहा है। ऐसी बातें हम अक्सर सरकार की तरफ से सुनते हैं कि जहाँ पे मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात होती है कि सरकार का रोल जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ पे सरकार अपनी पहुँच नहीं बनाएगी, सिर्फ वो गवर्नेंस की बात करेगी, वो सारी सुविधाओं को प्रदान करेगी ताकि जो मार्केट है उसको फलने फूलने का अपना मौका मिलता रहे। पर आगे एक्सपर्ट कहते हैं कि पर दूसरी तरफ सरकार पूरे जोर शोर से आत्मनिर्भर भारत जैसी स्कीम को लाती है। बेसिकली इस स्कीम में क्या होता है, इस स्कीम में जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि सरकार जो ग्लोबल कंपटीशन है उसमें अपने जो भी डोमेस्टिक मार्केट है उससे ग्लोबल कंपटीशन की से उनको बचा रही है। एक पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद की नीति अपना रही है, क्योंकि जैसे आत्मनिर्भर भारत की जहां बात की जा रही है वहां पे ज्यादा जोर किस पे है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे बात है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें लोकली बने, भारत में बने, देशी हो। पर वहां पे इस बात का ध्यान नहीं रखा जा रहा है कि ग्लोबल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी चीजें हो रही हैं उससे हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है क्या कंपीट कर पा रहा है। अगर ये प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी हट जाए तो यहां पे बात इसकी की जा रही है। और आगे इसमें जब बात कही जा रही है कि जो गवर्नमेंट है, आत्मनिर्भर भारत की जब बात होती है तो ये ज्यादा इसका फोकस हो जाता है कि लोकली प्रोड्यूस किया जाए, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव से बचा जा रहा है, ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात हो जा रही है। और इसमें जो एक्सपर्ट है, एक एक्सपर्ट उनका ये कहना है कि जो बाजार होता है उसको खुला छोड़ देना चाहिए, कि अपने बाजार को लेट द मार्केट टू डिस्कवर व्हाट गुड टू बी एक्सपोर्ट और कॉम्पिटेंस। जो बाजार है उसको डिसाइड करना चाहिए कि उसके लिए क्या बेहतर है, जिन चीजों का वो निर्यात कर सके, किन चीजों में उसकी अपनी कॉम्पिटेंस है, जहां पर वो ग्लोबली कंपीट कर पाए, ग्लोबली पछाड़ सके, अपना वर्चस्व वो बना सके। ये कौन डिसाइड करेगा? ये मार्केट को डिसाइड करना चाहिए। एक्सपर्ट एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि जिस प्रकार से 1970 के दशक में जो नीति निर्माता थे, जो पॉलिसी मेकर थे, उन्होंने ज्यादा जोर दिया कि जो भारत में बॉम्बे के विशेष एक क्षेत्र की बात हो रही है जहां पर जो पॉलिसी मेकर थे उन्होंने उसको इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट के रूप में चिन्हित किया कि भारत भविष्य में जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनके एक बड़े एक्सपोर्टर के रूप में होगा, भारत की कॉम्पिटेंस इसके रूप में देखी जा सकेगी। पर 30 साल बाद आज जब हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉम्पिटेंस में भारत का नाम नहीं आता है, बल्कि भारत का नाम जो सामने उभर कर आता है वो सॉफ्टवेयर में और डायमंड के जो प्रोडक्शन, डायमंड का जो कटिंग और इंडस्ट्री, डायमंड इंडस्ट्री आता है उसमें भारत का जो कॉम्पिटेंस है उसमें देखा जा रहा है। जबकि पॉलिसी मेकर जहां पे जो बेस्ट ब्रेन, अपने समय के जो भी बेस्ट ब्रेन थे उन्होंने मिलकर पॉलिसी बनाई थी, तो भविष्य क्या होगा वो किसी को नहीं पता। उसको बंद कमरे में यदि पॉलिसी बनती है तो जरूरी नहीं है कि वो पूरी तरीके से सफल भी हो, और वहीं बाजार खुद डिसाइड कर लेता है कि उसका कॉम्पिटेंस किस तरीके से, जैसे कि उसने डिसाइड कर लिया कि भारत सॉफ्टवेयर और जो डायमंड इंडस्ट्री है उसमें अपनी कॉम्पिटेंस शो करेगा। तो एक्सपर्ट का यह कहना है कि ये सारे जो बैरियर हैं ग्लोबलाइजेशन के, जो भूमंडलीकरण के रूप में जितने भी बैरियर होते हैं, जो प्रोटेक्शनिज्म होते हैं, जो संरक्षणवाद होते हैं, चाहे हम टैक्स बढ़ाते हैं, ड्यूटी बढ़ाते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाते थे जिससे बाहर के सामान कम आ सके, हम यहाँ पे सब्सिडी एटसेट्रा देते, इन सबसे मुक्त करके पूरी तरीके से ग्लोबलाइजेशन की राह पर बढ़ना चाहिए। आगे बात होती है कि जो एक्सटर्नल रिफॉर्म कर रहे हैं उसके साथ साथ में जब तक हमारा घरेलू रिफॉर्म, डोमेस्टिक रिफॉर्म नहीं होगा, यहाँ के उत्पादन की क्वालिटी नहीं बढ़ेगी, यहाँ पर सुविधाएं उस तरीके से नहीं मिलेंगी, तब तक जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आएगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी देकर बात की गई, चाइना के मार्केट की बात की गई है, साथ में बात की गई है कि
और भी साउथ एशियन नेशन की बात की गई है, जहां पर जो बाजार है और जो सरकार है वो एक साथ मिलकर पॉलिसी में डिसाइड करती हैं कि किस तरीके की पॉलिसी होनी चाहिए, किस क्षेत्र में पॉलिसी होनी चाहिए, किसके एक्सपोर्ट पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, कहाँ पे सरकार का कितना रोल होना चाहिए, ये आपस में मिल बैठकर तय किया जाता है और इससे विन विन सिचुएशन एक क्रिएट हो जाती है। और इसके बाद भी ये एग्जाम्पल देते हैं कि जिस तरीके से जापान में, साउथ कोरिया में, सिंगापुर में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, भारत को भी उसी राह पे आगे बढ़ना चाहिए, जिससे भारत भविष्य में आत्मनिर्भर के साथ साथ में वो वैश्विक स्तर पर भी जो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी उत्पाद हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो भी एजेंसीज, अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट है, उसमें अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपने क्षेत्र में वो अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब हो। दोस्तों, आज का एनालिसिस अगर आपको पसंद आया हो तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।